नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेंटल हेल्थ केस स्टडीज़ की इस सीरीज़ में आज हम एक नया केस डिस्कस करेंगे, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में होगा। तो आइए अब हम आज के केस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि इस प्रकार है। चारू एक 43 साल की शादीशुदा महिला है, जो कि एक लाइब्रेरियन है और वो एक आउट पेशेंट मेंटल हेल्थ सेंटर पर विजिट करती है, जो कि एक प्राइवेट क्लिनिक है। ओपीडी में डॉक्टर के पास विजिट करती है। चारू की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है डिप्रेशन की। वो डॉक्टर को बताती है कि करीब 1 महीने से वो काफ़ी डिप्रेस्ड है, जब से कि उसने नया जॉब शुरू किया है। उसको अपने नए बॉस को लेकर काफ़ी कंसर्न्स थे, अपने कलीग्स को लेकर भी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि सारे लोग सोचते हैं वर्क प्लेस पर कि उसका जो काम है वो पुअर क्वालिटी का है, वो स्लो काम करती है और वो फ्रेंडली नहीं है। उसे ऐसा लगता था कि सभी लोगों को उससे ये शिकायत रहती है। उसमें कोई एनर्जी, कोई एंथुजियाज्म नहीं रह जाता था जब वो घर पहुंचती थी। बजाय अपने बच्चों के साथ खेलने के या अपने हस्बैंड से बात करने के, वो बस घंटों टीवी देखती रहती थी। बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया था उसने, और साथ ही साथ बहुत देर देर तक सोती रहती थी। उसने 12 किलो वज़न बढ़ा लिया था करीब 3 से 4 हफ्ते के अंदर, जिससे कि उसको बहुत ही वर्स फील होता था और उसको बहुत गिल्ट रहता था अपने ऊपर। वो दिन में कई बार रोती थी। पूरा पूरा हफ्ता उसके कई बार ऐसे क्राइंग स्पेल्स होते थे, और इन्हीं क्राइंग स्पेल से उसने डॉक्टर को रिपोर्ट किया कि शायद उसका अब डिप्रेशन वापस लौट आया है। उसको मरने के भी ख्याल आने लगे थे, पर उसने कभी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया था। चारू ने बताया कि उसकी जो मेमोरी है अपने पुराने डिप्रेशन की हिस्ट्री को लेकर, एपिसोड्स को लेकर, वो थोड़ी धुंधली है। तो वो अपने हस्बैंड को लेकर आई, जो कि उसे कॉलेज के टाइम से जानता था। बहुत पुरानी उनकी दोस्ती रही थी और बाद में उन्होंने शादी कर ली थी। दोनों ने एग्री किया कि चारू को सबसे पहली बार शायद डिप्रेशन तब हुआ था जब वो एक टीनेजर थी, और तब से अब तक करीब करीब उसे 5 अलग अलग एपिसोड हो चुके हैं डिप्रेशन के। ये जो एपिसोड होते थे, इसमें उसको डिप्रेस्ड मूड होता था, एनर्जी बहुत कम हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट की फीलिंग्स रहती थी, सेक्स करने में इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता था, और साथ ही साथ थॉट्स आती थी कि मेरी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल भी जीने लायक नहीं है, इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। चारू को कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसे छोटे छोटे पीरियड्स आते थे जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने में फील करती थी। चिड़चिड़ापन उसमें बहुत रहता था और बहुत ज़्यादा दौड़ती हुई दिमाग में थॉट्स महसूस होती थी। ये जो एक्सेस एनर्जी वाले जो इसके एपिसोड होते थे, वो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक और कभी कभी कुछ हफ्तों तक भी बने रह जाते थे। चारू के हस्बैंड ने काफ़ी सारे ऐसे टाइम के बारे में बताया जब चारू को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, वो बहुत खुश दिखाई देती थी, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट दिखाई देती थी, और एक बिल्कुल एक अलग ही पर्सनैलिटी की तरह दिखाई पड़ती थी। वो बहुत जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा बात करती थी, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी आ जाती थी, चीयरफुल रहती थी, घर के सारे काम बहुत जल्दी निपटा लिया करती थी, और नए नए प्रोजेक्ट शुरू करके अक्सर उन्हें ख़त्म भी कर दिया करती थी। उन दिनों अक्सर उसे नींद भी कम आती थी, और अगले दिन जल्दी उठ के पूरे दिन के लिए वो तैयार भी रहती थी और दिन को शुरू करने में एक्साइटेड रहती थी। तो होता ये था कि जब उसको बहुत लो मूड के एपिसोड होते थे, पीरियड्स आते थे ऐसे जब उसका मूड बहुत लो रहता था और उसके मन में बहुत मरने के ख्याल आने लगते थे, तो ऐसे टाइम पर वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को अप्रोच करती थी, जो कि उसने टीनेज टाइम से ही शुरू कर दिया था। साइकोथेरेपी से चारू को काफ़ी हेल्प मिल जाती थी। चारू ने बताया कि हाँ, साइकोथेरेपी ओके ओके वर्क कर जाती थी मेरे लिए, पर अक्सर ये होता था कि जब वो थोड़ा बेटर फील करने लगती थी तो कुछ टाइम के बाद वो सेशंस को अटेंड करना बंद कर देती थी, और कभी कभी अचानक से भी बंद कर देती थी। और इस तरह थोड़े थोड़े साइकोथेरेपी के सेशंस लेकर वो मैनेज कर लेती थी, जब तक कि उसे अगला डिप्रेसिव एपिसोड ना हो। मतलब किसी भी डिप्रेसिव एपिसोड के टाइम पे वो थोड़ा टाइम तो थेरेपी ले लेती थी, सेशंस लेती थी, फिर उसके बाद ग्रेजुअली या अचानक से छोड़ देती थी, और फिर जब अगला एपिसोड होता था तब दोबारा से सेशन शुरू कर देती थी। इसी के साथ साथ उसने 3 अलग अलग एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ भी ट्राई की। उसके डॉक्टर्स ने उसे 3 अलग अलग क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स दी। हर दवा से उसे थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिल जाता था डिप्रेशन से, और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसको रिलैप्स हो जाया करता था। चारू की एक आंटी और उसके दादा दोनों को हॉस्पिटलाइज किया जाता था अक्सर मेनिया के एपिसोड्स की वजह से, पर चारू ऐसा कहती थी कि वो अपने दादा और अपनी आंटी की जैसी नहीं थी, वो उनसे अलग थी, तो उन जैसा तो उसको नहीं समझा जा सकता।
चारू को डायग्नोसिस मिला बायपोलर 2 डिसऑर्डर का, जिसमें कि उसका करंट एपिसोड जो था वो डिप्रेसिव एपिसोड था। उसके हस्बैंड की इंफॉर्मेशन की वजह से उसके हाइपोमेनिया के एपिसोड्स को आइडेंटिफाई किया जा पाया, जिसके बेसिस पर उसको बायपोलर 2 डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दे सके डॉक्टर। तो ये थी पूरी स्टोरी चारू की, जो कि एक मिडल एज वुमेन है जिसको कि कई बार डिप्रेसिव एपिसोड्स हुए हैं, और वो डिप्रेसिव एपिसोड्स के टाइम पर डॉक्टर को अक्सर दिखा दिया करती थी, डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लेती थी, जो कि साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हुआ करते थे। कई बार वो सीधे साइकेट्रिस्ट के पास चली जाती थी, तो कभी कभी वो साइकोथेरेपिस्ट के पास जाती थी। और अक्सर जब उसे डिप्रेशन के एपिसोड होते थे तो वो हेल्प लेने के लिए डॉक्टर्स के पास जाती थी, पर वो रेगुलर नहीं रहती थी। तो इस स्टोरी में जो हमें मेन पॉइंट्स देखने में आते हैं वो 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला कि डिप्रेशन के टाइम पर चारू के अंदर इंसाइट रहती थी, और वो जब डेथ के थॉट्स आते थे और उसको जब सुसाइडल टेंडेंसीज उसकी आ जाती थी, तो उसको लगता था कि अब मुझे हेल्प की ज़रूरत है, अब मैं खुद मैनेज नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे में वो डिप्रेसिव एपिसोड्स के टाइम पर डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लेती थी, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये शो करता है कि चारू को काफ़ी इंसाइट थी अपनी मेंटल हेल्थ की नीड्स के बारे में। पर यहाँ पर एक चीज़ जो कि अक्सर नेग्लेक्ट कर दी गई वो ये कि चारू का जो हाइपोमेनिया का एपिसोड हुआ था, या उसको ऐसे कई सारे एपिसोड्स हुए होंगे जिसमें कि कई कई दिनों तक भी वो बहुत एक्साइटेड, बहुत हाई एनर्जी में दिखाई पड़ती होगी, वो सारे एपिसोड्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। चारू अक्सर अकेली ही डॉक्टर्स को अप्रोच करती थी, डॉक्टर से मिलने जाती थी, तो ऐसे में वो खुद नहीं बता पाती थी कि उसको ये जो एपिसोड्स हुए हैं ये हाइपोमेनिया क्यों हैं, या वो उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानती थी। ऑब्वियसली शायद हो सकता है चारू को हाइपोमेनिया बाइपोलर के बारे में ना पता हो, और शायद डॉक्टर्स ने भी कभी ऐसा सस्पेक्ट ना किया हो, उसको कभी क्वेश्चन ना किया हो, या अगर क्वेश्चन किया हो तो चारू को लगता हो कि वो तो मेरी नॉर्मल पर्सनैलिटी है जो मेरी हाइपोमेनिया में होती है, उसमें इतनी बड़ी बात क्या, आफ्टर ऑल मेरी प्रॉब्लम तो असली डिप्रेशन की है। तो वो डिप्रेशन के बारे में ही सिर्फ रिपोर्ट करती थी, और उसे ऐसा लगता था कि मुझे सिर्फ डिप्रेशन होता है। बायपोलर की प्रेजेंस या उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में वो पूरी तरह से इग्नोरेंट थी, पूरी तरह से उसको जानकारी नहीं थी। तो जब उसके हस्बैंड मिलने आए तभी डॉक्टर को पूरी तरह से जानकारी मिल पाई कि चारू की जो एक्चुअल कंडीशन है वो डिप्रेशन की नहीं है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड्स या डिस्थाइमिया, इस टाइप की उसकी हिस्ट्री नहीं है, जबकि चारू को बायपोलर की हिस्ट्री रही है। और काफ़ी सारे ऐसे एपिसोड्स या उसके जो पीरियड्स हुआ करते थे पास्ट में जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी में दिखाई पड़ती थी, वो सब उसके हस्बैंड ने रिपोर्ट किए। तो नेग्लेक्ट क्यों हो गए उसके हाइपोमेनिक एपिसोड्स? क्योंकि वो खुद उसको प्रॉब्लमेटिक नहीं मानती थी। उसके लिए वो उसकी एक नॉर्मल पर्सनैलिटी होती थी, वो ऐसा मानती थी कि मैं ये एक्चुअल पर्सन ऐसी हूँ, ये मेरा टेम्परामेंट है। बट अचानक से कुछ हो जाता है, कभी मेरे ऑफिस पे मेरा काम बढ़ जाता है, कभी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, कभी मेरा बॉस जो है उसके साथ मेरी खटपट रहती है, इस वजह से मेरी जो डिप्रेशन है वो बढ़ जाती है, या उसका ऑनसेट हो जाता है, या वो ट्रिगर हो जाता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट करना कि दूसरों की वजह से हो रहा है, डिप्रेशन को ही सिर्फ इंपॉर्टेंस देना, डिप्रेशन के अलावा अपने मेनिक एपिसोड्स या हाइपोमेनिक की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हाइपोमेनिक के बारे में अवेयरनेस ना होना, और साथ ही साथ खुद ही जाना, हस्बैंड या किसी और फैमिली मेंबर के साथ ना जाना डॉक्टर के पास, इन वजहों से चारू का जो बाइपोलर डिसऑर्डर था वो अक्सर अनडायग्नोस्ड रह गया। और इस वजह से कई बार डॉक्टर्स जो उसको दवा देते होंगे वो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं देते होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि उसने 3 अलग अलग एंटी डिप्रेसेंट्स ट्राई की थी, तो अक्सर ऐसा होता रहा होगा कि जब वो डिप्रेशन के लिए दवा लेती होगी तो उसका मूड बहुत हाई हो जाता होगा, और हाई मूड हो जाने की वजह से पेशेंट अक्सर एकदम थेरेपी छोड़ देते हैं या दवा लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, वो अपने को बिल्कुल एक अलग ही मेंटल स्टेट में पाते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, और उन्हें लगता है कि अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो पूरी तरह से रिकवर कर गए हैं, अब वो बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, बिल्कुल बेस्ट कंडीशन में आ गए हैं। और इस वजह से उसे लगता था कि मैं अब अपनी नॉर्मल पर्सनैलिटी में आ गई हूं, तो अब मुझे दवा की क्या ज़रूरत, थेरेपी की क्या ज़रूरत। तो मेनिक एपिसोड ट्रिगर होने की वजह से, या हम कहें कि हाइपोमेनिक एपिसोड ट्रिगर हो जाने की वजह से चारू को जो इंसाइट थी वो नहीं रहती थी अपने सिम्टम्स में, अपनी कंडीशन में, और इस वजह से वो ट्रीटमेंट भी बीच में छोड़ दिया करती थी। तो गलत डायग्नोसिस होने की वजह से चारू को गलत दवाइयाँ दी गई, मूड स्टेबलाइजर्स दवाइयाँ नहीं दी गई। मूड स्टेबलाइजर्स दवाइयाँ दी जाती तो उसको डिप्रेशन से मेनिक या हाइपोमेनिक एपिसोड ना होता।
यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि हो सकता है कि चारू को मैनिक एपिसोड्स ट्रिगर हुए हों। हो सकता है कि चारू मैनिक एपिसोड में रही हो क्योंकि उसके हस्बैंड ने बताया था कि कभी कभी वो कई हफ्तों तक उस एक्साइटेड मूड में रहती थी। और अक्सर जब सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता पेशेंट को, तो हाइपोमेनिया मेनिया में कन्वर्ट हो सकता है। पर क्योंकि हस्बैंड की रिपोर्ट के बेसिस पे जो डॉक्टर्स को सही लगा, उन्होंने उसको हाइपोमेनिया का ही डायग्नोसिस दिया। हो सकता है कि कोई 1-2 एपिसोड उसको मेनिया के भी हुए हों, पर यहाँ पर हम सिर्फ फोकस करेंगे हाइपोमेनिक एपिसोड्स पे। तो मूड स्टेबलाइजर ना मिलने से, एंटी डिप्रेसेंट ही सिर्फ मिलने से जब चारू का मूड हाई हो जाता था, तो उसकी जो ट्रीटमेंट एडहेरेंस थी, ट्रीटमेंट को लेकर जो रेगुलरिटी थी, वो नहीं बन पाती थी। और कहीं ना कहीं रिपीटेटिव जो एपिसोड्स हुए हैं उसके डिप्रेशन के, वो इसी वजह से रहे होंगे क्योंकि सही ट्रीटमेंट उसे नहीं मिल पाया। तो 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखने की हैं कि पहला, पेशेंट अकेला जब डॉक्टर के पास जाता है तो अक्सर डायग्नोसिस पूरा नहीं मिल पाता। कोई ना कोई इन्फॉर्मेंट, फैमिली मेंबर साथ होना चाहिए जिससे कि सही जानकारी मिल सके पेशेंट के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके और दूसरे बिहेवियर्स के बारे में। पेशेंट अक्सर अपने को जिस तरह से देखता है वो वैसे ही डॉक्टर को रिपोर्ट करता है अपने सिम्टम्स, और इस वजह से कई बार उसकी जो कंडीशन है वो डायग्नोस ठीक से नहीं हो पाती। दूसरा कि अपना जो इलाज है वो बीच में अचानक से छोड़ देने की वजह से अक्सर पेशेंट का जो एपिसोड है, रिलैप्स है, वो बार बार होता रहता है, जिससे कि वो पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाता और वो लंबे टाइम तक उस प्रॉब्लम से डील करता रहता है, सफ़र करता है। तो सही ट्रीटमेंट शुरुआत में ना मिलने के कारण पेशेंट के रिलैप्स के चांस बड़े रहते हैं और वो रिकरेंट एपिसोड्स महसूस करते रहते हैं, एक्सपीरियंस करते रहते हैं, और लाइफ टाइम के लिए अपने डिसऑर्डर को जो है वो उससे सफ़र करते हैं, उससे छुटकारा नहीं ले पाते। बार बार डॉक्टर्स के पास जाना, बार बार दवाइयाँ लेना, थेरेपी लेना, थोड़े टाइम तक ट्रीटमेंट लेके छोड़ देना, ये इसलिए आदत बन जाती है क्योंकि सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाता। या तो डायग्नोसिस नहीं मिला सही इस वजह से, या फिर पेशेंट ही पूरी तरह से मोटिवेटेड नहीं रहा ट्रीटमेंट के लिए इस वजह से। तो अगर रिकरेंट एपिसोड्स को प्रिवेंट करना है, लंबे टाइम तक अगर रिलीफ लेके रखना है, तो पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रेगुलर अपना पूरा ट्रीटमेंट ले, ना कि उसे बीच में छोड़े। यहाँ ये भी चीज़ देखने की है कि साइकोथेरेपी और मेडिकेशन दोनों ही हेल्पफुल हो सकती हैं पेशेंट के लिए उसकी रिकवरी में। दवाइयों से भी पेशेंट को रिलीफ मिलता है, थेरेपी से भी मिलता है। दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट लिया जा सकता है कई मामलों में, या किसी किसी मामले में दोनों ही ट्रीटमेंट एक साथ लेने पड़ते हैं। तो ये केस अब हम यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी, आपको इस जानकारी से इंसाइट मिलेगी और आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिसके लिए ये वीडियो की जानकारी काम आ सकती है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऐसी और यूज़फुल वीडियोस की जानकारी के लिए, उन्हें रेगुलरली देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।